हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में बात करी थी। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और उनसे जुड़े कुछ एप्लीकेशन है उन्हें भी देख लिया था, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था फॉर यूनिफॉर्म रिंग, then for uniform disk, or then we had seen moment of inertia for uniform horizontal rod rotating about different axis of rotation. आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि किसी कंबाइंड बॉडीज के लिए, मतलब एक से ज़्यादा, अगर दो या दो से ज़्यादा बॉडीज अगर हमारे पास है तो उन सारी बॉडीज का किसी पर्टिकुलर एक्सिस के रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसे समझेंगे। और बाद में हम समझने वाले हैं कि किसी भी रोटेटिंग बॉडी के केस में एक्सप्रेशन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, उस पर लगने वाले टॉर्क का, उसके एंगुलर मोमेंटम का, और अंत में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी कंपाउंड या कंपोजिट बॉडी का कैसे निकालते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ कंपोजिट बॉडी, या आप सिस्टम कह सकते हैं, अलग अलग बॉडीज मिलकर एक सिस्टम बनती है और वो कंप्लीट बॉडी किसी अगर एक्सिस के रिगार्डिंग रोटेट हो रही होगी तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। मैं आपको एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये एक डिस्क है। ओके, now let's consider this axis which is passing through its center. Okay, which is passing through its center, एंड इस एक्सिस के रिगार्डिंग हमारी जो पर्टिकुलर डिस्क है वो रोटेट होने वाली है। तो हम जानते हैं कि इस तरीके की अगर बॉडी हो तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सप्रेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क कितना आएगा, दैट वुड बी mr²/2। ओके, ये सिंगल बॉडी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी बॉडी पर एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल m, उसको इंसिडेंट करवा रहा हूँ। तो मान लो अर्लियर अगर डिस्क है तो डिस्क का मास है कैपिटल M, लेकिन इस पर कोई अगर एक पार्टिकल आ जाता है जो डिस्क से चिपक गया है, और ये पार्टिकल पर्टिकुलरली कितने डिस्टेंस पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो मान लो स्मॉल r डिस्टेंस पर है। और पहले पहले के एक्सप्रेशन में जब हमारे सिर्फ डिस्क थी तो डिस्क के केस में इसकी रेडियस क्या ले ली थी हमने, अगर आपको याद हो रहा होगा तो इसकी रेडियस थी कैपिटल R, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हुआ था m कैपिटल R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अब ये सेकंड बॉडी यहाँ पर ऐड हो चुकी है और मुझे इस कंबाइनली दोनों बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। सो हाउ आई वुड बी डूइंग दैट, देन इन दैट केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर योर कंप्लीट बॉडी और द सिस्टम, that would be equal to summation of moment of inertia of individual bodies about the given axis of rotation। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये पहली बॉडी है, वो है डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं अगर I1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये छोटा सा पार्टिकल जिसका मास यहाँ पे अगर हम स्मॉल m इमेजिन कर लेते हैं, तो इस पर्टिकुलर छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टेकन एज I2। तो क्या हो जाएगा, कंबाइंड सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट वुड बी mr² डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल r का स्क्वायर, क्योंकि वो सिर्फ एक पार्टिकल ही हमने इमेजिन किया है। वैसे ही अगर मल्टीपल बॉडीज है तो हमें टोटल बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअल बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम लेकर ही मिलेगा। ये काफ़ी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पता होना चाहिए ताकि जब आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो वहाँ पे हमें कोई दिक्कत ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव टू मेन पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। सबसे पहला हमारा जो टारगेट है आज का वो है टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए हम एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से कोई एक रैंडम बॉडी है जिसका टोटल मास है m। अब ये जो रैंडम बॉडी है ये किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड घूम रही है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो लेट देयर बी एन एक्सिस, यहाँ पर मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट अस से दिस इज एन एक्सिस। ठीक है, और इस एक्सिस के रिगार्डिंग हमारी बॉडी ऐसे घूमने वाली है। अब कोई भी बॉडी मिलकर बनी होती है कई सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स से, तो यहाँ पर हम कुछ पार्टिकल्स इमेजिन कर लेते हैं।
सो लेट्स से दिस इज फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास है m1, देन लेट देयर बी अ सेकंड पार्टिकल जिसका मास है m2। ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स एंड करोड्स ऑफ पार्टिकल होंगे, तो मैं n नंबर ऑफ पार्टिकल इमेजिन कर रहा हूँ, और जो nth नंबर का पार्टिकल है वो यहाँ पर कहीं तो सिचुएटेड है जिसका मास है mn। अब ये जो सारे पार्टिकल्स है दे आर सिचुएटेड एट पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पहला जो मास है वो मान लेते हैं कि r1 डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, दूसरा पार्टिकल r2 डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, और तीसरा नहीं सॉरी nth नंबर का जो पार्टिकल है वो rn डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। अब होता क्या है, जब ये कंप्लीट बॉडी रोटेट होगी अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इंडिविजुअल जो मासेस है वो क्या कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल मासेस दे परफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि r1 डिस्टेंस पर, ध्यान देना, r1 डिस्टेंस पर अगर पहला मास है तो उसका ट्रैजेक्टरी कैसे होगा ड्यूरिंग रोटेशन, उसका ट्रैजेक्टरी कुछ इस तरीके से मुझे दिखेगा, इट विल बी लाइक अ सर्कल, है ना। इस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिगार्डिंग ये ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा विथ रेडियस r1। वैसे ये जो दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, ये भी क्या करेगी, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, और वैसे ये जो mn पार्टिकल है ये भी सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करने वाला है। तो ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल दे परफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन अ कंप्लीट बॉडी परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन एज सच। ठीक है, यहां तक एक बात। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, जब ये बॉडी किसी पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी के साथ, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी के साथ गोल घूम रही है, ऐसे केस में हम देख पाएंगे कि जब पहला पार्टिकल एक रोटेशन कंप्लीट करके आता है, मान लीजिए वो 1 सेकंड में, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग 1 सेकंड में एक कंप्लीट रोटेशन कर कर आया है, हम ये कह सकते हैं जब m1 पार्टिकल एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तब m2 पार्टिकल भी एक रोटेशन कंप्लीट करके आएगा, और mn पार्टिकल भी एक रोटेशन कंप्लीट करके आएगा। अब जो डिस्टेंस है m1 पार्टिकल का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज r1, और यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं r1, r2 और r3, दीज आर 3 डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो इसके कारण क्या होगा, जब m1 पार्टिकल अपना एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो वो अलोंग द सर्कमफ्रेंस मूव हुआ है, तो उसने सर्कमफेरेंशियली कुछ अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर किया होगा जो निश्चित रूप से कम है एज कंपेयर टू सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस कवर्ड बाय m2 पार्टिकल, क्योंकि m2 पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी होगी अलोंग द सर्कमफ्रेंस इट विल बी लिटिल लार्जर देन दैट ऑफ m1। वैसे ही जो nth नंबर का पार्टिकल है उसकी भी जो सर्कमफेरेंशियल ट्रेजेक्टरी है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू m1, m2 एंड mn। तो यहाँ पर हम एक चीज समझ सकते हैं कि इवन दो ऑल द बॉडीज और ऑल द इंडिविजुअल बॉडीज दे हैव कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, मतलब वो सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव होंगी, दे विल कंप्लीट इक्वल थीटा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब पहला पार्टिकल 2 पाई रेडियन एंगल कवर करेगा 1 सेकंड में, तो m2 भी 2 पाई रेडियन एंगल कवर करेगा 1 सेकंड में, और इसी तरीके से सारे पार्टिकल्स भी। लेकिन सर्कमफेरेंशियली सबका डिस्टेंस अलग अलग होने के कारण यहाँ पर एक चीज हमें पता चलेगी कि पहला पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल व्हेन इट विल कवर 2 पाई r डिस्टेंस इन इक्वल टाइम t, ध्यान से समझना, पहले पार्टिकल का जो सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस है वो क्या है 2 पाई r, इसको चाहो तो मैं 2 पाई r1 लिख रहा हूं, वो कितने समय में कवर कर रहा है, 1 सेकंड में कवर कर रहा है। अब आते हैं दूसरे पार्टिकल की तरफ, जो दूसरा पार्टिकल है वो भी सर्कमफेरेंशियली कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट वुड बी 2 पाई r2 इन द सेम टाइम। देन थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, ऐसे nth नंबर का पार्टिकल है तो nth नंबर का पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई rn इन द सेम टाइम, एंड दस वी कैन से भैया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम क्या होता है, दैट इज योर वेलोसिटी। तो यहाँ पे चूंकि हम लीनियर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लीनियर मतलब डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है किसी भी बॉडी के पास सर्कुलर मोशन करते समय उसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर पहले बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो होगी v1, दूसरे बॉडी की v2, तीसरे बॉडी की v3, बिकॉज दे आर ऑल कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस। नाउ इससे हम ये बोल सकते हैं कि हर बॉडी के पास अपनी अपनी क्या होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। सो व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन,
all the particles have same angular velocity but they have different linear or tangential velocities. तो पहले बॉडी की ये हुई लीनियर वेलोसिटी v1 या टेंजेंशियल वेलोसिटी v1, इस सेकंड बॉडी की v2 और वैसे ही थर्ड बॉडी की vn, सॉरी यहाँ पर nth बॉडी मैंने इमेजिन की है तो vnth। ऐसे सारे हमने क्या कर लिए हैं, अलग अलग बॉडीज के लीनियर वेलोसिटीज को कंसिडर किया है। अब जब मैं कह रहा हूँ कि आई नीड टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, सो आई मस्ट फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज फर्स्ट एंड देन समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बॉडीज विल गिव मी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंप्लीट रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, ये हमारा अप्रोच रहेगा व्हाइल सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं एक्सप्रेशन की। लेट्स कंसिडर a rigid body of mass कैपिटल M। एक पूरी रिजिड बॉडी ले रहा हूं जिसका मास है कैपिटल M, रोटेटिंग अबाउट the given axis as shown in figure, given axis as shown in figure। ठीक है, चलिए अब हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स को कंसिडर करेंगे। लेट m1 m2 अप टू mn be the mass of individual particles and r1 r2 up to rn be their distances from the axis of rotation। ठीक है, आई होप यहां तक की बातें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, इवन दो दिस पर्टिकुलर बॉडी इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ईच इंडिविजुअल पार्टिकल विल हैव डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज। सो इफ, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इफ द बॉडी इज रोटेटिंग with angular velocity omega, then v1 comma v2 up to vn be the tangential or linear velocities of the respective particles ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, लेट्स से फर्स्ट पार्टिकल, इसे मैं लिख रहा हूं ke1, ये क्या हो जाएगा, दैट वुड बी हाफ मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल दैट इज m1 और लीनियर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल का स्क्वायर दैट इज m1 v1 का स्क्वायर। अच्छा, हम जानते हैं भैया क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अगर v इज इक्वल टू ओमेगा आर है तो हर बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट हो रही है। यहाँ का इसका मतलब ये होगा, फर्स्ट बॉडी की अगर वेलोसिटी v1 है तो उसका एक्सप्रेशन आएगा ओमेगा इंटू r1, क्योंकि ओमेगा तो सबके लिए सेम है। फिर सेकंड बॉडी है, उसका रिलेशन क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी वुड बी ओमेगा इंटू r2। थर्ड बॉडी v3 वुड बी ओमेगा इंटू r3, क्योंकि सारी की सारी बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो इसके लिए हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 नहीं लिखेंगे, लेकिन हर बॉडी की जो रेडियस ऑफ रोटेशन है वो अलग अलग है। इस तरीके से अगर nth पार्टिकल के लीनियर वेलोसिटी की मैं बात करूँ तो दैट वुड बी ओमेगा इंटू rn, ये एक एक्सप्रेशन होगा। तो इन सारे एक्सप्रेशंस को अगर हम कंबाइन करके सोचे तो क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल वुड बी हाफ m1, v के बजाय मैं लिखूंगा ओमेगा इंटू r1 उसका होल स्क्वायर। सो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के लिए, 1/2 m1 ओमेगा 1 का स्क्वायर इंटू r1 का स्क्वायर। दिस इज एक्सप्रेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सिमिलरली
काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल क्या होगा? द सेकंड पार्टिकल वुड बी ke2 इज इक्वल टू हाफ m2 v2 का स्क्वायर, बट v इज अगेन ओमेगा इंटू आर, तो इस हिसाब से हाफ m2 ओमेगा इंटू r2 उसका स्क्वायर एंड दस हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 का स्क्वायर. दिस इज माय सेकंड एक्सप्रेशन एंड ऐसे ही चलते रहेगा. सो एट लास्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल वुड बी KEN इज इक्वल टू हाफ mn vn का स्क्वायर. दैट वुड डायरेक्टली गिव मी हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर rn का स्क्वायर. ठीक है, m2 नहीं, सॉरी mn rn का स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. इसके बीच में m3 पार्टिकल, m4 पार्टिकल, m5 पार्टिकल, सारे पार्टिकल है. हमने इतना लेते नहीं बैठा है, हमें डायरेक्टली लिखना है. सो चलो अब मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. अब देखिए, जब पहली बॉडी रोटेट हो रही है तो लीनियर वेलोसिटी के टर्म में अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे तो इट इज हाफ mv स्क्वायर. लेकिन अगर v को रोटेशन से कवर किया जाए, मतलब v इज इक्वल टू ओमेगा आर से जब आप कंपेयर करते हो, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, इट बिकम्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इंडिविजुअल पार्टिकल. तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशंस है, ये हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है उनके बारे में. सो कंबाइनली अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी निकालूं, सो के फॉर रोटेशन वुड बी इक्वल टू सम ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंड दैट वुड गोज लाइक दिस. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ. सो काइनेटिक एनर्जी दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर r1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 का स्क्वायर एंड दिस विल गोज ऑन अप टू nth पार्टिकल. सो हाफ mn ओमेगा स्क्वायर rn का स्क्वायर. अगर आप यहाँ से देख पाओ तो हम कौन सी चीज कॉमन ले सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और हाफ भी कॉमन ले सकते हैं. सो आई एम टेकिंग हाफ कॉमन इनटू ओमेगा स्क्वायर कॉमन. व्हाट वी हैव लेफ्ट विथ अस इज m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर एंड दिस विल गोज ऑन अप टू mn rn का स्क्वायर. इफ यू नोटिस दिस particular form we can express it in the summation wala form. So half omega square, this I can write this as summation of I is equal to 1 to n mi ri का square. and we know ये सिंपलेस्ट फॉर्म किसका है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. दैट मीन्स ये फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आई. मैं इसको रीराइट करके लिख रहा हूँ हाफ आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. ठीक है, रोटेटिंग बॉडी का ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है. यहां तक तो एक चीज साफ हो गई कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का एक्सप्रेशन इट लुक्स सिमिलर टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग लीनियर मोशन. वहां पे क्या होता है? फॉर्मूला हाफ एम वी का स्क्वायर. अगर आप इस फॉर्मूले से इस पहले फॉर्मूले को कंपेयर करो तो यू कैन से लीनियर मोशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी में जो काम मास, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में जहां पर हमें मास मिल रहा है, रोटेशनल मोशन में वो जगह किसने ले ली है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने ले ली है. जहां पर लीनियर वेलोसिटी आती थी लीनियर मोशन के केस में, यहां पर कौन सी वेलोसिटी दिख रही है? एंगुलर वेलोसिटी. सो कंपेयरिंग अबोव इक्वेशन या एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं, अबोव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी with kinetic energy of body in linear motion
linear motion, we can say that mass in linear motion is analogous to moment of inertia in rotational motion. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं mass in linear motion, the role of mass in linear motion is analogous to role of moment of inertia in रोटेशनल मोशन. ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है. तो अब कभी कभी आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शो दैट द रोल ऑफ मास इन लीनियर मोशन इज एनालॉगस टू रोल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन. तो आपको कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन एक्सप्रेस करना है और अंत में जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा उसे कंपेयर करना है विद द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी फॉर लीनियर मोशन एंड कंपेयरिंग दिस टू आप डायरेक्टली ये सेंटेंस ऐड करके इस एक्सप्रेशन को खत्म कर सकते हो. चलिए अब हम क्या करते हैं, लेट्स डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क. एक्सप्रेशन for torque acting on a rotating body in terms of moment of inertia. तो आपको याद होगा एक्चुअली जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो हम उसको लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. किसी बॉडी पर जब फोर्स लगता है तो ये प्रोपोर्शनल होता है उस कितना मास उस बॉडी पर है और उसे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है. तो F इज इक्वल टू एम ए. हम जानते हैं कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट टाउ. तो F इंटू आर टाउ होता है एंड टाउ इज नथिंग बट आई अल्फा. इसे भी हमने इसके पहले देखा है, हालांकि आज इसे डिराइव करेंगे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझिए. अगर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है तो टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है. अब एक्सेलरेशन यहाँ पर टेंजेंशियल या लीनियर एक्सेलरेशन है इन केस ऑफ फोर्स, तो टाउ या फिर टॉर्क के केस में एक्सेलरेशन इज गिवन बाय एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. अब लीनियर मोशन में जो काम मास का है वो काम एंगुलर मोशन में कौन कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है. तो यहां से भी हम बोल सकते हैं कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू मास इन द लीनियर मोशन. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज एनालॉगस टू मास इन लीनियर मोशन. ठीक है, चलो एनीवे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो एक्सप्रेशन है उसे डिराइव करते हैं. तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ बेसिक से, बॉडी से. तो मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से एक रैंडम बॉडी है. ओके, दिस रैंडम बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस गिवन एक्सिस. तो इस एक्सिस के रिगार्डिंग दिस बॉडी इज रोटेटिंग with some angular acceleration alpha. Say some angular acceleration alpha. As we know, when this complete body rotate, individual particles they perform circular motion. तो first particle, let's say this is the particle having mass m1, this is another particle having mass m2, और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है. तो एक और पार्टिकल ले लेता हूँ मैं nth नंबर का पार्टिकल having mass mn. Let r1 r2 rn be their respective distances. So first body, this is second body, and let's say this is my third body. So first body is situated at distance r1, second body is situated at distance r2, and third body is situated at distance rn, and these are their basically the radius of rotations also. चलो now अब होता क्या है, when a particular body performs rotational motion, individual bodies they perform circular motion, and किसी भी बॉडी को अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो पहले उस पर कोई तो फोर्स लगा होगा. यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दिस इंडिविजुअल बॉडीज m1, m2 एंड mn मास वाली बॉडीज है उन पर इंडिविजुअली फोर्सेस लग रहे हैं. तो पहले बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स है उसे मैं F1 से ड्रॉ कर रहा हूँ. सो मान लीजिए फर्स्ट बॉडी पर लगने वाला फोर्स है F1, सेकंड बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है इट इज F2, थर्ड बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है इट इज F3, and all these three forces या फिर all of these forces they will make the body to rotate about the given axis of rotation. ठीक है, चलो अब देखिए
इस पर्टिकुलर एनालॉजी को ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए दिस इज एन एक्सिस एंड मेरे पास एक ही बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m। नाउ लेट्स से दिस बॉडी इज टाइड विथ सम स्ट्रिंग टू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ whenever I will apply some force F, मान लीजिए मैंने इस तरीके से इस पर फोर्स लगाया F, तो फोर्स के कारण जो इफेक्ट आता है इट इज गिवन एज m इंटू ए, मतलब दिस पर्टिकुलर फोर्स it will act upon this mass and that will produce some acceleration. Now acceleration के कारण इस बॉडी ने आगे निकल जाना चाहिए, it should move forward, but because it is tied with some axis of revolution through some threads or anything, so because of it is tied to this axis of revolution, we know this particular mass will now perform circular मोशन। तो ये पर्टिकुलर मास क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। इसका मतलब है जो लीनियर डायरेक्शन में एक फोर्स लगा था, ये जो लीनियर डायरेक्शन में फोर्स लगा था वो इस पर्टिकुलर रेडियस के परपेंडिकुलर लगा था, जिसके कारण नेट टॉर्क जनरेट हुआ, और टॉर्क का काम होता है किसी भी बॉडी को रोटेट करवाना। तो फोर्स का ही यूज करके बॉडी रोटेट हो रही है बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ टॉर्क। इतना समझ में आ रहा है आपको। इसी तरीके से इंडिविजुअल बॉडीज जो है, पूरी जब बॉडी रोटेट होती है तो इंडिविजुअल जो बॉडीज है, इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स है, दे आर एक्चुअली मेकिंग सर्कुलर मोशन बिकॉज ऑफ अप्लीकेशन ऑफ forces that they are experiencing during the rotation of complete body. I hope इतना आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन की ओर बढ़ते हैं, और अभी तक हमने जो समझा है उसे इन अ नटशेल शॉर्ट में लिख लेते हैं। सो आई एम राइटिंग, कंसीडर अ बॉडी, कंसीडर अ रिजिड बॉडी, कंसीडर अ रिजिड बॉडी rotating about the given axis of rotation, rotating about the given axis of rotation with angular acceleration alpha, with angular acceleration alpha। ठीक है, यहां पर हमने डायग्राम में भी दिखाया है। लेट m1 m2 up to mn be the mass of individual particles, mass of individual particles situated at distance r1 r2 up to rn respectively as shown in figure। ठीक है, as shown in figure। Now when this body is rotating, as I said before, individual bodies perform circular motion, और ये circular motion कब perform हुआ, जब उन पर individually forces experience हुए हैं which are F1 F2 F3 and such as Fn। तो ये जो Mn नंबर की बॉडी है, सॉरी Mn मास वाली बॉडी है, इस पर लगने वाले फोर्स को मैं Mn कर देता हूँ, Fn कर देता हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया करेक्शन। अब हम क्या कहेंगे, वी नो, हमें पता है, तो वी नो कि भैया कोई भी बॉडी जब कोई फोर्स एक्सपीरियंस करती है तो उसके कारण एक्सेलरेशन जनरेट होता है। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ ये जो पर्टिकुलर एक्सेलरेशन है दिस इज टेंजेंशियल, या फिर इसे ही हम लीनियर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन। ये ए क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। और हमें पता है कि ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू आर। फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ रोटेशन। सो इन अगर कॉन्सेप्ट को आप यूज करते हो, सो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट कैन आई से फोर्स, ध्यान से समझना, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, इसको अगर मैं F1 लिखता हूं, सो दैट वुड बी इक्वल टू m1 विच इज द मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट पार्टिकल। अब एक्सेलरेशन तो होता है अल्फा इंटू आर, और ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये
जब रोटेट होगी तो इसके लिए तो एक ही एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, मतलब बॉडीज विल हैव कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, हर बॉडी के पास सेम एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, लेकिन हर बॉडी के पास अलग अलग क्या है, उसके रेडियस ऑफ रोटेशन। तो F1 को हम लिख सकते हैं m1 अल्फा इंटू r1। बात आ रही है समझ में? वैसे ही फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल क्या हो जाएगा, दैट वुड बी F2 इज इक्वल टू m2 अल्फा इंटू r2। एंड सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन nth पार्टिकल, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ n इज इक्वल टू mn अल्फा इंटू rn। ठीक है, अब हम जानते हैं भैया टॉर्क क्या होता है। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज इक्वल टू लगने वाला फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब पहला पार्टिकल है, उस पर जब मैं फोर्स F1 लगाता हूं तो दिस फोर्स F1 इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू रेडियस R1, this force F2 is perpendicular to radius R2 and Fn is perpendicular to radius Rn. So each and individual particle of that body experiences torque. So अगर torque is equal to force into perpendicular distance है, as torque is equal to force and perpendicular distance, then torque acting on first particle क्या होगा, वो होगा τ1 इज इक्वल टू F1 R1, τ1 is equal to F1 into R1 because R1 is perpendicular distance for force F1 at particle M1. So I can write τ1 is equal to, now what is F1? See, if we see F1 is given by M1 alpha R1. So I am writing this as M1 alpha R1 multiplied by distance R1. So m1 अल्फा r1 का स्क्वायर, दिस इज τ1, ओके। अगर सेकंड पार्टिकल के लिए टॉर्क देखना है तो टॉर्क एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल, तो इसको मैं लिखता हूं τ2 एंड वैसे ही अप्रोच रहेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल m2 इज F2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस R2, so that would be F2 की जगह लिखना पड़ेगा m2 अल्फा R2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस R2 एंड दैट वुड बी m2 अल्फा R2 का स्क्वायर। अल्फा याद रखना सभी पार्टिकल के लिए सेम है, सो दिस इज τ2, दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल। एंड अंत में हम लिख सकते हैं सिमिलरली फॉर nth पार्टिकल, टाउ n डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा mn अल्फा rn का स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं जो टॉर्क होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल पर लगने वाले टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड करना चाहता हूं तो कैसे करना पड़ेगा, फिगर पर लौट कर आते हैं। सो हमें एक चीज पता होनी चाहिए, दैट टॉर्क, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय R क्रॉस F। क्या होता है वो, R क्रॉस F। तो आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज करना पड़ेगा, जहां पर रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर से जहां फोर्स वेक्टर जा रहा है वहां तक राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल कर लेने हैं और थंब आपको क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क दे देगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, R1 चूंकि एक रेडियस वेक्टर होता है और रेडियस वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्टेड होता है, यहाँ पर R2 भी आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा, Rn भी आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा। तो अगर R1 आउटवर्ड डायरेक्टेड है, F1 आगे जा रहा है, तो आपको फिंगर कर्ल करने हैं फ्रॉम R1 टू F1, और जैसे ही आप R1 टू F1 यहाँ R1 से F1 की तरफ फिंगर कर्ल करोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको τ1 देखने को मिलेगा। वैसे ही R2 से, ये R2 है और ये F2 है, तो R2 से F2 की तरफ फिंगर कर्ल करोगे तो τ2 की भी डायरेक्शन अपवर्ड में ही मिलेगी। एंड सिमिलरली जो τn है, सो Rn से लेकर
एफ एन की तरफ फिंगर कर्ल करने पर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ही टाउ एन मिलेगा। तो सारे के सारे जितने भी टॉर्क के कंपोनेंट्स है दे आर एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स ऑल द वेक्टर्स आर डायरेक्टेड इन सेम डायरेक्शन एंड दस दे कैन बी डायरेक्टली एडेड। तो इसलिए मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, टोटल टॉर्क एक्टिंग on a rotating body, इसको अगर मैं टाउ बोलता हूं सो दैट वुड बी द समेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो दिस वुड बी लाइक टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 अप टू टाउ n। तो चलो फटाफट टाउ 1 का एक्सप्रेशन डाल देते हैं। क्या है, m1 अल्फा r1 का स्क्वायर, सो m1 अल्फा r1 का स्क्वायर प्लस m2 अल्फा r2 का स्क्वायर एंड दिस विल गोज ऑन अप टू mn अल्फा rn का स्क्वायर। सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा कॉमन आ रहा है। सो आई एम राइटिंग अल्फा इज कॉमन, व्हाट आई गेट इज m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस दिस विल गोज ऑन अप टू mn rn का स्क्वायर and we can simply say that torque is equal to alpha m1 r1 square plus m2 r2 square। ये सारे समेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं I is equal to 1 to n mi ri का स्क्वायर एंड दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो डायरेक्टली आई कैन राइट टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है, रोटेशनल मोशन में वो काम कौन कर रहा है, आपका टॉर्क कर रहा है। लीनियर मोशन में दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। तो लीनियर मोशन में जो काम मास का है, एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में वो काम किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन टेंजेंशियल होता है, एंगुलर मोशन में एक्सेलरेशन एंगुलर होता है। सो टॉर्क in rotational motion, force in linear motion, moment of inertia in rotational motion, mass in linear motion, and alpha in rotational motion is analogous to linear और tangential acceleration in linear motion। तो ये भी एक्सप्रेशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बात करेंगे कि किसी भी रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड किया जाता है। सो नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर momentum of a rotating body, rotating body। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है। अगर कोई बॉडी, ये एक छोटी सी बॉडी है, ये सर्टन वेलोसिटी के साथ किसी हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर मूव हो रही है। मान लीजिए मास है बॉडी का m एंड इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। तो लीनियर मोमेंटम जिसको हम p से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो बेसिकली लीनियर जो मोमेंटम है ये एक तरीके की लीनियर स्ट्रेंथ होती है कि बॉडी जब फास्ट जाएगी तो अपने साथ सम एनर्जी होल्ड करके जाएगी। तो जितना ज़्यादा मोमेंटम हम बोल सकते हैं कि उतना ज़्यादा उसके पास स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब जब बॉडी रोटेट कर रही है, ध्यान से समझना, जब बॉडी रोटेट कर रही है तो उस केस में उस रोटेटिंग बॉडी के पास रोटेशनल मोमेंटम होता है, या जिसको हम एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, जिसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम, सो रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम। अब किसी बॉडी का अगर लीनियर मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, मान लीजिए कोई एक बॉडी है बहुत स्पीड से आ रही है, तो क्या आप उसको ईजिली रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे। अगर वही बॉडी आपके ऊपर इंसिडेंट करेगी तो आपको एक ज़बरदस्त क्या बोल सकते हैं, उसको इम्पैक्ट सहन करना पड़ सकता है। वैसे ही अगर कोई बॉडी किसी बॉडी के पास लार्ज एंगुलर मोमेंटम है तो उस बॉडी को रोकना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना। कोई अगर व्हील है बहुत ज़ोर से घूम रहा है, अगर आप उसको रोकने जाओ तो क्या रोक सकते हो क्या इतनी इजीली, नहीं रोक सकते हो। तो लीनियर मोमेंटम जिस तरीके से एक स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है। ऐसे केस में बॉडी को रोकना या उसमें कुछ चेंजेस कर पाना इतना ईजी नहीं होता है। तो लीनियर मोमेंटम इज फॉर लीनियर मोशन। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू find expression for angular momentum in case of rotational motion। चलिए एक्सप्रेशन को देखना है हमें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए, सो नाउ कंसिडर
अ रिजिड रोटेटिंग बॉडी, तो यहाँ पर फिर से मैं इसी एक रैंडम लैमिनार बॉडी ले रहा हूँ एंड दिस इज माई बॉडी विच इज रोटेटिंग अबाउट लेट्स से दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर मैं कैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नाउ ये पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी के साथ बॉडी रोटेट हो रही होंगी। पहले की तरह हम कुछ पार्टिकल्स ड्रॉ कर रहे हैं। लेट्स से दिस इज फर्स्ट पार्टिकल हैविंग मास m1, अनदर पार्टिकल हैविंग मास m2 एंड लेट्स से यहाँ पे nth पार्टिकल है हैविंग मास mn। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस इज r1, लेट्स से दिस इज r2, लेट्स से दिस इज r3। सो r1, R2 और Rn लिखना है, सॉरी ये Rn अलग अलग रोटेशनल डिस्टेंस अलग अलग रेडियस पर ये सारे मासेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए अब जब ये पर्टिकुलर बॉडी ऊपर एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रही होगी तो सारे पार्टिकल के पास सेम एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन सारे पार्टिकल के पास जो उनकी लीनियर वेलोसिटीज है वो डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि उनको सेम समय में डिफरेंट डिस्टेंस अलोंग द सर्कमफ्रेंस ट्रैवल करना है। यहाँ जैसे हम सीलिंग फैन देखते हैं ना भैया, या देखो मान लो ये सीलिंग फैन है, ऐसे दिस इज सीलिंग, यहाँ पे उसकी मोटर है या रोटर बोलते हैं जिसको, और ये फैन के ब्लेड्स है। तो फैन के ब्लेड्स में जो पार्टिकल एट द एंड है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है सर्कमफेरेंशियली कंपेयर टू दोज पार्टिकल्स विच आर नियर टू द रोटर। तो रोटर के जो पास है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, दूर वाले पार्टिकल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, लेकिन दोनों को डिस्टेंस कवर करने के लिए जो समय मिलता है वो सेम मिलता है। इसलिए जो पार्टिकल नियर है वो कम वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेगा क्योंकि उसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, लेकिन जो पार्टिकल बहुत दूर है उसे ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि उसके पास क्या है, लार्ज डिस्टेंस कवर करने के लिए है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें अभी तक आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। नाउ लेट्स से m1 पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है उसे मैं v1 कह रहा हूँ, m2 पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो v2 है, वैसे ही nth नंबर के पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो vn वेलोसिटी है। अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट पार्टिकल के पास कितना लीनियर मोमेंटम है तो आप कहोगे p1 वुड बी इक्वल टू m1 v1। सेकंड पार्टिकल के पास जो लीनियर मोमेंटम होगा दैट वुड बी p2 इज इक्वल टू m2 v2 एंड सिमिलरली nth पार्टिकल के पास mn vn। ये सारे क्या है, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू है एट दैट इंडिविजुअल particles. Now let's start to our derivation. So again I will be saying consider a rigid body, consider a rigid body rotating about given axis of rotation, rotating about given axis with angular velocity omega, with angular velocity omega, और omega की value will same for all the particles. Now let m1 m2 up to mn be the mass of individual particles, mass of individual particles। ये वही particles है जिनसे मिलकर ये body बनी है, individual particles situated at distance r1 r2 and this will goes on up to rn as shown in figure। चलेगा। नाउ अब इसके साथ साथ हमें लिखनी है वेलोसिटीज के बारे में। सो लेट v1 v2 अप टू vn बी द linear या tangential velocities, with the linear velocity of respective particles, of respective particles। ठीक है, चलो अब हम क्या कर लेते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल कैलकुलेट करते हैं। सो लीनियर मोमेंटम, so linear momentum of first particle, इसको मैं p1 लिख रहा हूं विच वुड बी m1 v1। अब हम जानते हैं भैया v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर।
तो v1 क्या हो जाएगा, वैसे तो होगा ओमेगा r1, लेकिन ओमेगा हर पार्टिकल के लिए सेम रहता है, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैं ओमेगा लिख रहा हूँ। सो v1 इज इक्वल टू ओमेगा r1। इसको अगर हम सब्सटीट्यूट करें अबोव इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, p1 वुड बी इक्वल टू m1 ओमेगा इंटू r1। वैसे ही लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, वो क्या होगा, सेकंड पार्टिकल वुड बी p2 इज इक्वल टू m2 v2, दैट वुड बी इक्वल टू m2 ओमेगा इंटू r2। एंड सिमिलरली लीनियर मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल जिसे मैं pn से रिप्रेजेंट करूंगा, ये क्या हो जाएगा, दैट वुड बी mn ओमेगा इंटू rn। ठीक है, अब ये तो सारे हो गए लीनियर मोमेंटम, लेकिन हर एक पार्टिकल का एक एंगुलर मोमेंटम भी होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ r and p। what is r? r is radius of rotation। what is p? p is angular momentum, और उनके बीच में ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें रेडियस और लीनियर मोमेंटम का क्या लेना पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ता है। तो ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम इज r क्रॉस p, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय लीनियर मोमेंटम। तो अगर मैं पहले पार्टिकल की बात करूं, ध्यान से देखो बेटा, अगर ये पहले पार्टिकल की बात हो रही है यहाँ पे, तो फर्स्ट पार्टिकल के पास लीनियर मोमेंटम है p1, लेकिन चूंकि वो r1 डिस्टेंस पर रोटेट होने वाला है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट वुड बी L1, एंड L1 वुड बी इक्वल टू r1 क्रॉस p1, या सिंपली लिखना है तो r क्रॉस p भी हम लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, हर पार्टिकल का अपना अपना एक एंगुलर मोमेंटम भी पहले ही कैलकुलेट करके रख लेता हूँ। सो हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे जस्ट फॉर राइटिंग द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो ये क्या होता है, लेट्स मेक सम मोर स्पेस। सो एंगुलर मोमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज L1 इज इक्वल टू R1 P1। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो L इज इक्वल टू R क्रॉस P इन वेक्टर फॉर्म, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो L इज इक्वल टू R P भी लिख सकते हैं, या PR, जो लिखना है लिख लीजिए। एनीवे, सो इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेडियस एंड लीनियर मोमेंटम। आई कैन राइट L1 इज इक्वल टू R1 जैसे का वैसा, व्हाट इज P1, m1 इंटू ओमेगा इंटू R1, तो R1 से अगर मल्टीप्लाई हो गया, सो L1 इज इक्वल टू m1 ओमेगा R1 का स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला है, ध्यान से आप इस चीज को नोटिस करिएगा, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। तो चलिए रेडियस वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो रेडियस वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्टेड होता है, और P जो है लीनियर मोमेंटम, उसकी डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में होती है। तो ये है R, दिस इज P। R से अगर P की तरफ आप फिंगर कर्ल करोगे तो जो थंब है वो थंब अपवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। इसका मतलब है अलोंग दिस एक्सिस L1 का डायरेक्शन होगा। वैसे ही अगर आप देखो तो ये P2 का डायरेक्शन है, ये R2 का डायरेक्शन है। R2 से अगर P2 की तरफ राइट हैंड के फिंगर कर्ल करोगे तो आपका जो थंब है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। इन द सिमिलर फैशन जो nth नंबर का पार्टिकल है उसमें भी Pn दैट इज लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन, और ये है Rn का डायरेक्शन। R से अगर आप P की तरफ फिंगर कर्ल करोगे, अगेन जो एंगुलर मोमेंटम है इन पार्टिकल का उसका भी डायरेक्शन अपवर्ड मिलेगा। तो सारे के सारे जो मोमेंटम्स है, एंगुलर मोमेंटम फॉर ईच एंड इंडिविजुअल पार्टिकल, दे आर डायरेक्टेड इन अपवर्ड। सो ऑल द एंगुलर मोमेंटम basically are axial vector quantities, and thus
इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमें इस टोटल बॉडी का एंगुलर मोमेंटम मिल सकता है। तो चलो पहले तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज लिख लेते हैं। तो फर्स्ट बॉडी हो गई, देन एंगुलर मोमेंटम, देन यहाँ पे लिखना है देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, क्या लिखना पड़ेगा, L2 वुड बी इक्वल टू R2 इंटू P2। P2 की वैल्यू है हमारे पास, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा L2 इज इक्वल टू M2 ओमेगा R2 का स्क्वायर, L2 ओमेगा R2 का स्क्वायर। और सिमिलरली Ln क्या होगा, nth पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम वुड बी इक्वल टू Mn ओमेगा इंटू Rn का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। नाउ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ rotating body, that is combined angular momentum. So the angular momentum of rotating body जिसको मैं सिंपली L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट वुड बी सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, है ना। सो L1 L2 L3 ऐसे सारे पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को हम ऐड करेंगे अप टू nth पार्टिकल। सो पहले पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या आया है, L1 इज इक्वल टू M1 ओमेगा R1 का स्क्वायर। सो चलो M1 ओमेगा R1 का स्क्वायर प्लस M2 ओमेगा R2 का स्क्वायर, एंड दिस विल गोज ऑन अप टू Mn ओमेगा Rn का स्क्वायर। इफ यू सी केयरफुली, यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, ओमेगा तो कॉमन निकल रहा है, बचता है क्या, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस दिस विल गोज ऑन अप टू Mn Rn का स्क्वायर, और ओमेगा यहाँ पर मैंने कॉमन लिया है। तो ऊपर के इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं सम ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n Mi Ri का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, एंड दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो L इज इक्वल टू I ओमेगा, L इज इक्वल टू I ओमेगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, रहेगा याद में। अगर आप चाहो तो एंगुलर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे L इज इक्वल टू I ओमेगा, इस तरीके से लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में। अब यहाँ पर जब हमने L इज इक्वल टू आई ओमेगा समझ लिया है, तो थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले पर लौट कर आते हैं। रोटेशनल बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या निकल कर आया था, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। क्या मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ आई इंटू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, बिल्कुल, ओमेगा स्क्वायर को हमने स्प्लिट कर लिया। अब आई ओमेगा जो है दिस इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम, सो द काइनेटिक एनर्जी जो है दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, सो द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज हाफ L इंटू ओमेगा। सो दिस इज वन ऑफ द एक्सप्रेशन टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेशनल बॉडी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। अब हमने यहाँ पर क्या क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल बॉडी देख लिया है, उसका एक्सप्रेशन, टॉर्क का एक्सप्रेशन देख लिया है। क्या आया था टॉर्क का एक्सप्रेशन, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, राइट। अच्छा, इसको भी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो टाउ इज इक्वल टू आई इंटू वेक्टर अल्फा, ऐसे लिख सकते हो। अंत में हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन। जैसे देखिए लीनियर मोमेंटम क्या था, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम में मास की जगह क्या आना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से भी हमारा कोरिलेशन समझ में आता है, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनालॉगस है मास के तरह, मतलब जो काम मास लीनियर मोशन में करता है वो काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में करता है, इतना हमें पता चला है। अब इस लेक्चर के एंड में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसमें एंटर करने से पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम याद करते हैं, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है। क्या कहा था न्यूटन ने,
उन्होंने कहा था कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। ये कुछ ऐसा ही है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक बॉडी है जिसका मास है m, इसकी वेलोसिटी है v। अगर एक्सटर्नली इस पर कोई फोर्स नहीं लगा है, कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहा है, ऐसे केस में पहले जितना मोमेंटम था बॉडी का लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, बाद में भी वो उतना ही रहेगा। देयर विल नॉट बी एनी चेंज, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इफ एक्सटर्नल फोर्स इज absent। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है, अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है, तो पहले मान लेते हैं कि पहले का मास m है, इनिशियल वेलोसिटी v1 है, बाद में मास m है और किसी ने इसको पीछे से पुश किया जिसके कारण इसके वेलोसिटी में चेंज हुआ है, वेलोसिटी बढ़ी है, तो अब मोमेंटम क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू एम इंटू वी टू। पहले m इंटू वी वन था, सो p1 इज m इंटू वी वन, p2 इज m इंटू वी टू। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें पता चला है, क्यों, क्योंकि पहले जो मोमेंटम है और दूसरा जो मोमेंटम उसमें डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंस होगा मोमेंटम का p2 माइनस p1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ अप्लाइड फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि अगर फोर्स जीरो हुआ तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी क्या दिखेगा आपको, जीरो दिखेगा। यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब जब हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो यहाँ पे समझते हैं क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम में हम बस इतना कहेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी प्रोपोर्शनल अपॉन टॉर्क, विल बी प्रोपोर्शनल अपॉन टॉर्क। इफ टॉर्क इज absent और इफ देर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, किसी भी रोटेटिंग बॉडी पर अगर बाहर से टॉर्क लग ही नहीं रहा है, उस केस में देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। मतलब पहले अगर बॉडी का एंगुलर मोमेंटम L1 है, बाद में अगर एंगुलर मोमेंटम आप बोल रहे हो L2 है, लेकिन बीच में कोई टॉर्क नहीं लगा है, ऐसे केस में L1 विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू L2। तो अगर प्रिंसिपल की बात करी जाए, सिर्फ प्रिंसिपल के तौर पर, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वी कैन राइट दिस as in the absence of external torque, the angular momentum of a rotating body remains conserved। ठीक है, चलो इसको ना थोड़ा सा प्रूव करते हैं। और ये एक्सप्रेशन क्या आएगा मैं बता रहा हूं आपको, dl बाई dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब dl बाई dt विल बी इक्वल टू जीरो इफ एक्सटर्नल टॉर्क टाउ विल बी इक्वल टू जीरो। इसे मैं आपको इस एक्सप्रेशन को हम डिराइव करेंगे, यहां पर मैं डिराइव करके दिखाता हूं। चलिए हम मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक इस तरीके से पॉइंट मास है m, ओके, एंड इट इज रिवॉल्विंग अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर मैं एक एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। इस एक्सिस से दिस पर्टिकुलर बॉडी इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस r, इट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस r एंड लेट, यहाँ से मैं एक ब्लू सर्कल से इसका पाथ ऑफ रोटेशन भी आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं इस बॉडी का दिस इज द पाथ ऑफ रोटेशन, और इस तरीके से रोटेशन चल रहा है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन when this body is rotating about the given axis, it will have some linear momentum। तो इसका linear momentum है p, ओके, रेडियस वेक्टर है r, मास है m, इतनी सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हम जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी का, दिस एंगुलर मोमेंटम इज r क्रॉस p, मतलब लीनियर मोमेंटम और रेडियस वेक्टर का वो क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस डेरिवेशन को करने के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक थ्योरी लिख रहा हूँ। सो आई एम राइटिंग, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास
m is rotating या revolving about the given axis at radial distance r या radius r as shown in figure। ठीक है, सो हमने बोला है मास m है, रेडियस क्या है r है, सो लेट p इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी, लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलो डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो जैसा मैंने बोला था, हमें पता होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी बॉडी का, इट इज r क्रॉस p इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम पता करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t के साथ मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा, दिस वुड बी dl बाय dt विच इज इक्वल टू d dt ऑफ वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। चलिए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। सो फर्स्ट टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, सो dp बाय dt, राइट, प्लस सेकंड टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है, p इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, सो dr बाय dt, राइट। चलो नाउ आई एम राइटिंग दिस r क्रॉस dp बाई dt क्या होता है, हम जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, सो dp बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब dp बाई dt को रिप्लेस करके मैं f लिख सकता हूं, सो आई एम राइटिंग r क्रॉस f प्लस व्हाट इज p, p इज लीनियर मोमेंटम विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज m वेक्टर v, इसका क्रॉस प्रोडक्ट है किसके साथ, dr बाई dt के साथ, एंड dr बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर v। यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो v क्रॉस v हमें मिला है, v क्रॉस v क्या है, ये अगर वेलोसिटी वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए वेक्टर p है एंड ये है वेक्टर q, सो वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q को हम लिखते हैं pq इंटू sin theta multiplied by some directional vector। Now sin theta is angle between two vectors। Now here ये अगर वेक्टर v है, इसे ही मैं वेक्टर v से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, व्हेन दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। यहाँ पर वेक्टर v को वेक्टर v से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 इज 0, सो मल्टीप्लाइड मतलब वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली 0 होगी। तो इस हिसाब से ना, सो इस हिसाब से क्या हो जाएगा फिर, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f प्लस m इंटू 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, एंड व्हाट इज r क्रॉस f इज टाउ। सो वी हैव गॉट dl बाय dt इज इक्वल टू टाउ। इसका मतलब ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन टॉर्क इफ टाउ इज 0। मान लो टॉर्क लगा ही नहीं है, बाहर से कोई उस पर टॉर्क एक्सर्ट नहीं कर रहा है, इस केस में अगर टाउ 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली इफ टाउ इज इक्वल टू 0 देन dl by dt will also be equal to 0, dl by dt will also be equal to 0, and that is our law of conservation of angular momentum। अब देखिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे जुड़े मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं और इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम L इज नथिंग बट I इंटू ओमेगा, ये एक्सप्रेशन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, जैसे मैं यहाँ पर एक डिस्क ले रहा हूँ, चलो ये एक डिस्क है जो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के रिगार्डिंग घूम रही है, यहाँ पर्टिकुलर एक्सिस के रिगार्डिंग घूम रही है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे मैं I1 लिख रहा हूँ और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ये है ओमेगा 1। सो I1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 1 दिस विल कॉन्स्टिट्यूट एंगुलर मोमेंटम L1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी कारण से इस पर्टिकुलर डिस्क की
मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर कोई और एक सब्सटेंस आकर चिपक जाता है, मान लो यहाँ पर कोई एक दूसरा छोटा सा मास वाला पार्टिकल आकर चिपक गया, तो इस पर क्या हुआ, एक्स्ट्रा मास ऐड हो गया। अगर पहले डिस्क का मास कैपिटल M था और उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R थी, तब I1 की वैल्यू क्या रही होगी, I1 वुड बी कैपिटल M R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नली कोई एक ऑब्जेक्ट है वो आकर उस पर चिपक गया है जिसका मास है स्मॉल m, और मान के चलिए दिस पर्टिकुलर स्मॉल m इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस स्मॉल r। अब बाहर से तो कोई उसको ना तो रोकने की कोशिश कर रहा है, ना ही उसको कोई एक्स्ट्रा स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सटर्नली टॉर्क अप्लाई कर रहा है। बाहर से इस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, पूरी की पूरी सिस्टम अब आइसोलेटेड सिस्टम है। ऐसे केस में आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर बॉडी, इस पर्टिकुलर डिस्क, मतलब दिस डिस्क एज वेल एज दिस पर्टिकुलर स्मॉल बॉडी, ये जो कंबाइंड मेरी सिस्टम है, इसका जो रोटेशन है वो स्लो डाउन हो गया है। पहले अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी, तो अब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो चुकी है, ओमेगा 2 हो चुकी है। लेकिन बाहर से इस पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है। अब ऐसे केस में अगर मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा चेंज हुई होगी, तो नया एंगुलर मोमेंटम L2 वुड बी इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2 रहा होगा। इनिशियल मोमेंटम I1 ओमेगा 1, अब फाइनल मोमेंटम क्या है, I2 ओमेगा 2। लेकिन चूंकि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जीरो है, तो आप बोल सकते हो इसका इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ इनिशियल मोमेंटम था I1 ओमेगा 1, ध्यान से समझिए, इनिशियल मोमेंटम वाज I1 ओमेगा 1, दिस वुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम I2 ओमेगा 2। और इस I2 के अंदर, जैसे यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, I1 की वैल्यू थी mr स्क्वायर बाय 2, इनिशियल मोमेंटम है ना डिस्क के लिए, mr स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू, अब I2 क्या है, I2 इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सिस्टम मतलब ये छोटा सा मास m और ये पूरी की पूरी डिस्क। तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल मास, एंड दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 2। तो ये इस तरीके से एक्सप्रेशन आएगा। इसका ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का और एक एग्जांपल होता है। देखिए, अगर किसी बॉडी का मान लेते हैं L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा हमारा एंगुलर मोमेंटम है, किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है, पहले भी L था बाद में भी L है, लेकिन पहले रोटेशन ओमेगा 1 है, बाद में रोटेशन ओमेगा 2 है, और मान लेते हैं कि भैया ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2, तो बॉडी वही है, घूम रही है, यहाँ पर ये बॉडी है, ये बॉडी है, दिस इज रोटेटिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस विथ इनिशियल स्पीड ओमेगा 1, हैविंग इनिशियल मोमेंटम having initial moment of inertia I1, in that case their angular momentum is L1। now suppose इस पर्टिकुलर बॉडी का जो ओमेगा है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, चेंज हो चुका है, वो अगर ओमेगा 2 हुआ है विदाउट अप्लीकेशन ऑफ सम एक्सटर्नल टॉर्क, तो इन दैट केस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ होगा। क्यों, क्योंकि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है और ओमेगा 1 से चेंज होकर ओमेगा 2 हो रहा है, सो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी I1 से चेंज होकर क्या हो चुका होगा, I2 हो चुका होगा। तो ध्यान रखना, अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो I कम होगा, और अगर ओमेगा कम हो रहा है तो I बढ़ रहा होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है बैले डांसर का। किसका, बैले डांसर्स। तो ये जो बैले डांसर्स होती है, ये काफ़ी स्पीड में स्पिन कर रही होती है। तो जब कोई बैले डांसर, मैं यहाँ पर एक स्कीमेटिक ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए बैले डांसर है, शी इज रोटेटिंग अबाउट हर ओन एक्सिस, वो अपने ओन एक्सिस पर रोटेट हो रही है। जब उसको क्या करना होता है, अपना स्पीड जो स्पिन है वो फास्ट करना होता है, तो what she does is she takes her hand close to her body, वो अपने हाथों को अपने बॉडी के पास ला लेती है। जैसे ही वो हाथों को अपने पास लाएगी, जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है इट बिकम्स क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर r डिस्टेंस है मास का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर गिव्स यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ इफ सपोज उस पर्टिकुलर बैले डांसर ने अपने हाथ बहुत पास कर लिए, तो क्या हो जाता है,
आर की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। अगर आर की वैल्यू कम होगी तो ऑटोमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन बाहर से तो कोई उस पर्टिकुलर वैलिड आंसर पर टॉर्क नहीं लगा रहा है और उसने क्या कर लिया, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर वो कम करती है वैलिड आंसर्स तो ऑटोमेटिकली ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज L1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू L2 इन केस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क इज absent, then I1 omega 1 will be equal to I2 omega 2 will be equal to I2 omega 2। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, उसने हाथ को पास ला लिया तो अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो चुका है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ है तो ओमेगा 2 को बढ़ना पड़ेगा, तब जाके दोनों का प्रोडक्ट जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। बात आ रही है समझ में? ये कुछ ऐसा ही है कि L की वैल्यू 20 है, I की वैल्यू इनिशियली 10 थी, ओमेगा की वैल्यू 2 थी। सो 10 is equal to 10 into 2. This is I into omega. Now L तो 20 है लेकिन I की वैल्यू 5 हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली ओमेगा कितना होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। तो जब I कम होता है तो ओमेगा बढ़ता है, जब ओमेगा कम होता है तो I बढ़ता है। इस तरीके से व्हेन वैलिड आंसर मेक्स हर हैंड क्लोज टू हर बॉडी, स्पिन जो है उसका रोटेशन वो फास्ट हो जाता है, एंड व्हेन शी वांट्स टू कंट्रोल हर स्पिन और रिड्यूस द स्पिन, तो वो क्या करती है, अपने हाथों को स्प्रेड आउट कर लेती है। एज सुन एज जब ऐसे ही उसके हाथ स्प्रेड आउट हो जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास गोज अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर जो आर है, आर की वैल्यू बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाता है। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है तो ओमेगा को कम होना पड़ता है। ओमेगा कम हो रहा है मतलब नंबर ऑफ रोटेशंस टेकिंग पर सेकंड वो भी कम हो रहे हैं। इस तरीके से जो वैलिड आंसर्स है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम है इस प्रिंसिपल को यूज करती है। वैसे ही आपने ओलंपिक्स में डाइवर्स देखे होंगे, तो डाइवर्स क्या होते हैं, जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के ऊपर ऐसा प्लेटफॉर्म बना होता है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर डाइवर्स यहाँ से जंप करते हैं। उनके लिए टास्क क्या होता है, जब वो हवा में होते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशंस परफॉर्म करने हैं, और अगर ज़्यादा रोटेशन परफॉर्म करने हैं तो क्या करना पड़ता है, दे स्क्वीज देयर बॉडी, इस तरीके से फोल्ड करके स्क्वीज करते हैं ताकि जब वो गोल घूमेंगे तो बॉडी के जो अपेंडेजेस है, जो हाथ वगैरह है, वो पास में आ जाएंगे, तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। जब बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, और इस तरीके से वो ज़्यादा नंबर ऑफ रोटेशंस हवा में करेंगे। और जैसे ही वो पानी के सरफेस को टच करने वाले होते हैं तो क्या कर लेते हैं, वो बॉडी को स्ट्रेट कर लेते हैं। जैसे ही बॉडी स्ट्रेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा की वैल्यू कम होगी एंड दे कैन स्मूथली एंटर इनटू द वाटर। ठीक है, सो डाइवर्स जो होते हैं, डाइवर्स एंड वैलिड आंसर्स, दे अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो ऑलरेडी हमारे एक्सरसाइज का पार्ट है, तो उसे भी हम आगे इसके साथ साथ देख लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।